अजय देवगन पसंद है आपको? क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जो अभिनेता होते हैं वो कई बार लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं, लेकिन गुटखा जैसा या कोई भी ऐसी सामग्री जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसका प्रचार करते हैं, आप पर इसका क्या विचार? सर, अगर कोई भी पर्सनैलिटी है या कोई भी व्यक्तित्व है, अगर वो जनता के लिए और अन्य लोगों के लिए अगर रोल मॉडल का काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे विचार में उन्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और सर, मैं दूसरा एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे सोनू सूद जी, उनकी तरह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि जनता को प्रेरणा मिल सके। मतलब आप बिल्कुल खिलाफ है इसके? जी सर। भारत में जो इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, खास करके भारत की सीमा को देखते हुए। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको क्या लगता है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में दो बड़े चैलेंज क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के? सर, राजस्थान एक तो सबसे पहले सीमा पारी में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है, जिसके कारण वहाँ पे घुसपैठ की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है। और दूसरी जो समस्या है, वहाँ पे इलीगल गोल्डन क्रूसेंट के बगल में होने के कारण वहाँ पे इलीगल स्मगलिंग भी देखने को मिलती है। क्या है ये गोल्डन क्रिसेंट? सर, इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये 3 देश आते हैं जहाँ पे मादक पदार्थों की खेती की जाती है और उसे बाद में स्मगल किया जाता है अलग अलग देशों में। किस प्रकार की मादक पदार्थ की खेती? सर, जैसा कि उदाहरण के लिए हम अफीम ले सकते हैं। अफीम का बोटनिकल नेम बता सकते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में हम जैसे जानते हैं कि पैरामिलिट्री और एक मिलिट्री, क्या मूलभूत अंतर है मतलब इनमें? सर, जहाँ पे मिलिट्री है वो देश की कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सिक्योरिटी को के लिए रखी जाती है, वहीं जो पैरामिलिट्री का रोल है वो कहीं ना कहीं देश की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ, देश के नागरिकों के साथ, पुलिस सर्विसेज के साथ जुड़ के काम करने के लिए और इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स के लिए पैरामिलिट्री रखी जाती है। और मिलिट्रीज है वो देश में कहीं ना कहीं एक्सटर्नल डिफेंस के लिए रखी जाती है। अगर कोई किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल वॉर वगैरह की सिचुएशन होती है, उसके लिए मिलिट्री मेन रोल रखती है। तो क्या युद्ध में कभी भी पैरामिलिट्री का उपयोग नहीं होता? जी, हो सकता है सर। पैरामिलिट्री को एज हम रिजर्व फोर्स भी हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। असम राइफल्स के बारे में जानते होंगे आप? असम राइफल पर दोहरा नियंत्रण है, होम मंत्रालय भी करता है और डिफेंस मंत्रालय भी करता है। ऐसे क्या कारण लगते हैं कि असम राइफल पर दोहरा नियंत्रण? सर, इस पे दोहरे नियंत्रण का जो प्रमुख कारण है वो इसके अपने आप इसके नेचर में है, क्योंकि असम राइफल का जो कार्य है कहीं ना कहीं वो देश की इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए इसका जो अदर देशों के साथ अगर हम बात करें कि बाहरी एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भी कहीं ना कहीं इसका मेजर रोल है, जिसके कारण इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो डिफेंस फोर्सेस मंत्रालय को दिया गया है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। क्या हॉबी है आपकी? सर, शतरंज खेलना मेरी हॉबी है। शतरंज खेलना पसंद करते हैं। शतरंज में ये जो 8x8 के कॉलम होते हैं, ब्लैक एंड वाइट, जी सर। इसका ओरिजिन कहाँ का है शतरंज का? सर, शतरंज के ओरिजिन को लेके 3 थ्योरी जनरली कंसीडर की जाती है। पहला है कि हम इसका जो ओरिजिन है वो भारत से मानते हैं। जो मॉडर्न चेस है वो लगभग 6वीं शताब्दी में भारत में जो गुप्ता डायनेस्टी था उस टाइम पे इसका इवोल्यूशन माना जाता है। उस टाइम पे ये चतुरंग के नाम से फेमस था, उसके बाद धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन माना जाता है। दूसरी थ्योरी के अनुसार ये पर्शिया में ओरिजिनेटेड है, जिसमें ये 2200 BC में इसका ओरिजिन माना गया। और तीसरी थ्योरी में ये चाइना में इसका इन्वेंशन माना जाता है, जो 7वीं सेंचुरी के आसपास का होता है। आपको क्या लगता है शतरंज में हाथी, घोड़ा और ऊंट, इन तीनों में अगर कंपैरिजन करना हो तो कौन ज्यादा शक्तिशाली? सर, इसमें मेरे पर्सनल व्यूज में सर मैं घोड़े को ज़्यादा महत्व देना चाहूँगा, क्योंकि घोड़ा एक ऐसा एलिमेंट होता है इसमें जो एक साथ कई चीज़ों पे अटैक कर सकता है, साथ ही साथ एज ए डिफेंसिव पर्पज में क्विक मूव रखता है। क्या लगता है भारत के जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इसको जो थ्रेट है मेनली हम कहते हैं सेपरेटिज्म से है। रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म, क्षेत्रवाद और अलगाववाद में क्या अंतर समझते हैं आप?
सर क्षेत्रवाद की अवधारणा में किसी क्षेत्र विशेष, भारत के किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग किसी दूसरे क्षेत्र के लोगों के बजाय अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और उस दूसरे क्षेत्र के लोगों को इंफीरियर एज ए मानते हैं, जिसके कारण दोनों में टकराव होता है। वहीं अगर हम बात करें सेपरेटिस्ट की, तो वो कहीं ना कहीं अपने रीजन में भारत से अलग एक राज्य की मांग करते हैं, भारत से अलग होने की। राज्य की मांग करते या अपना अलग क्षेत्र बनाना सर चाहते वो हैं? अलग क्षेत्र बनाना चाहते हैं। कोई अगर कहे कि मैं मराठी हूं, तो क्या ये गलत है या सही? ये कोई सर- कहे कि मैं मराठी हूं, मुझे मराठी होने पर गर्व है, तो क्या ये सही है? सर भारत की विविधताओं को देखते हुए वो अपने आप में कहीं ना कहीं अपने लोकल रूट्स को बताना चाह रहा है, तो इस एंगल से देखा जाए तो ये सही है। जबकि अगर हम नेशनल लेवल पे किसी चीज़ में रिप्रेजेंटेशन अगर दिखा रहे हैं, तो वहाँ मराठी होने के बजाय मुझे भारतीय होना ज़्यादा कहना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एससीओ की बैठक हुई थी और भारत ने अध्यक्षता की, तो अभी एक नया सदस्य एससीओ में शामिल किया गया है। कौन है? सर इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस दो या तीन कंट्रीज को दिया गया नहीं, है। पूर्ण सदस्यता मिली अभी एक राष्ट्र को। सर 4 महीने। एससीओ को हम नाटो के जैसा क्यों नहीं डेवलप कर सकते? क्या समस्या है इसमें? सर नाटो है जो रशिया के अगेंस्ट में यूएस के द्वारा बनाया गया एक मिलिट्री अलायंस है। वहीं एससीओ ना केवल एक मिलिट्री अलायंस, इसके अलावा एससीओ पे अनेक मुद्दे हैं जिन पे चर्चा की जा सकती है, जबकि नाटो केवल एक मिलिट्री अलायंस के रूप में स्थापित किया गया है। तो केवल एक मिलिट्री अलायंस को स्थापित करना, एससीओ को पूर्ण रूप में उसमें परिवर्तित करना कहीं ना कहीं ग्लोबल पीस के लिए सही नहीं माना जाए। मतलब अगर मान लो भविष्य में नाटो जैसी संस्था बनने में जा रही हो, तो भारत ने हाँ कहना चाहिए या नहीं? सर एससीओ का एज ए नाटो के रूप में एक नया नाटो जो यूरेशियन नाटो होगा, सर इस पे भारत का जो क्या रुख होना चाहिए? रुख है वो काफ़ी संवेदनशील रहेगा। लेकिन मेरे विचार में अगर इसे एक मिलिट्री अलायंस ना बनाया जाए, जबकि इसे मिलिट्री अलायंस के बजाय ऐसा एक मंच के रूप में लाया जाए जो भारतीय यूरेशियन कंट्रीज को एज ए विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट करे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी इंडियन मानसून इस बार आपने सुना होगा थोड़ा डिले हुआ है, तो भारतीय मानसून में एक शब्द आता है इंडियन ओशियन डाइपोल, हिंद महासागरीय द्विध्रुव। क्या होता है ये? सर मानसून के उत्पत्ति के दौरान प्रशांत महासागर में अगर अल नीनो या ला नीनो की स्थिति बनती है, उसी के दौरान हिंद महासागर के अंदर इंडियन ओशियन डाइपोल का निर्माण होता है, जिसके कारण भारतीय मानसून में विलंब हो जाता है कई बार। इसके अंतर्गत ये होता है कि जो धाराओं की महासागरीय धाराओं की जो स्थिति है वो विपरीत दिशाओं में हो जाती है, और जहाँ गर्म जलधाराएं इकट्ठी होनी चाहिए थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं ठंडी जलधाराओं का प्रवाह बन जाता है। इंडियन ओशियन डाइपोल में आप सही कह रहे हैं। सर इसमें लिटिल बिट कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है राजस्थान जैसा जो बीमारू राज्य कई बार इसको कहा जाता है, क्या कारण है कि इसको हम बीमारू राज्य कहते हैं? सर राजस्थान के बीमारू राज्य कहने के पीछे 2 या 3 कारण मैं सोच पा रहा हूँ। पहला कारण है कि सर इसमें जो सामाजिक रूप से जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें इतना विकास नहीं हो पाया है, जिनमें हम लैंगिक समानता को देख सकते हैं, शिक्षा के स्तर को देख सकते हैं। और दूसरा है, हम बात आर्थिक रूप से देखें, सोशियो इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव में, तो आर्थिक विकास इतना नहीं हो पाया है, क्योंकि उसका एक कारण ये रहा है कि स्टार्टिंग फेज जो अर्ली इरा रहा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। जब अदर जो स्टेट हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, राजस्थान उस दौरान पीछे रहा, और कहीं ना कहीं अब हम उसमें सुधार की दृष्टि से हम राजस्थान में प्रगति कर रहे हैं। और कोई कारण? लैंडलॉक लगता नहीं, लैंडलॉक के कारण भी? बिल्कुल सर, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए अगर राज्य या देश अगर लैंडलॉक कंट्री या स्टेट रहता है, तो कहीं ना कहीं उस देश में होने वाला प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने के लिए अगर उसके एक्सपोर्ट कंडीशंस हैं, और कहीं ना कहीं उनमें बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान उस जगह को झेलना पड़ता है। अभी इस समय हमारा भारत और पाकिस्तान का व्यापार पूरी तरह से बंद है, क्या आपको लगता है कि अब उसे शुरू कर देना चाहिए? जी बिल्कुल
सर से मुझे लगता है अब भारत और पाकिस्तान के दौरान जो व्यापार का स्टेगनेंस है, कहीं ना कहीं उसमें स्टार्ट करने के में जो व्यापारिक गति जो विदेशी जो गतिविधियाँ थी वो कम पूर्ण हो चुकी हैं, तो इसलिए हमें व्यापार का रुख अपनाना चाहिए। भारत का जो अक्साई चीन का क्षेत्र है जिस पर चीन की दावेदारी है, यदि भारत इसको प्राप्त करना चाहे तो आपके हिसाब से क्या कूटनीति या रणनीति अपनानी चाहिए? सर, जो अक्साई चीन का जो क्षेत्र है, पहले तो उस एरिया में काफ़ी जो पॉपुलेशन एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत कम वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो डेमोग्राफी के रूप में हम वहाँ पे कोई रणनीति इतनी अपना नहीं सकते। लेकिन सर जिस प्रकार से चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत भारत को एक घेराव की स्थिति में आ रहा है, उसी प्रकार भारत डायमंड ऑफ नेकलेस के तहत चाइना को काउंटर कर सकता है, और उसके जो वैश्विक मंच हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं भारत अपनी इस दावेदारी को मजबूती से साथ अगर इस्तेमाल करे तो उस पर सर वापस लाया जा सकता है। क्या युद्ध का अपनाना चाहिए विकल्प? यदि युद्ध का विकल्प मिलता है तो सर एज ए लोकतांत्रिक देश मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें युद्ध का विकल्प टालना चाहिए, क्योंकि युद्ध का विकल्प जब भी कहीं भी दो देशों में युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं देश काफ़ी साल अपने विकास में पीछे चला जाता है, तो युद्ध का विकल्प के बजाय अगर कोई दूसरा उपाय हो तो वो ज़्यादा उपाय है। आपका ही चयन अजय क्यों करे? क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि जो इन सर्विसेज के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मैं उन्हें फुलफिल कर पा रहा हूँ। कौन सी चीज़ें आपके अंदर ऐसी है जिसको हम कहेंगे कि हाँ ये कैरेक्टर आपके सर्विस के लिए सूट होता है? सर मेरे अंदर जो मैंने मेरी हॉबीज़ के साथ अपने आप जो अंदर क्वालिटी डेवलप की है वो कहीं ना कहीं टीम वर्क की है, साथ ही साथ लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से किया जा सके। इसके अलावा जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, तो किसी भी जगह में मैं अपने आप को अडेप्ट कर पाता हूँ, जल्दी अडेप्ट कर पाता हूँ, और साथ ही साथ इनोवेटिव किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में इनोवेटिव मेथड का मैं यूज़ कर पाता हूँ। आपने कहा टीम वर्क, तैयारी के दौरान कौन सा टीम वर्क हुआ? सर तैयारी के दौरान भी सर इसी सर्वे अभी आपने तैयारी में की तो आपने कहा मेरे अंदर टीम वर्क, तो टीम वर्क का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आपने अभी तक जो किया है? जी सर, जिस प्रकार सर हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसे मैं और मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल के कुछ दोस्त हैं, उनमें हमने सर किसी टॉपिक को डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद कुछ सब्जेक्ट हैं जो जैसे जिसमें उसकी महारत हमारे दोस्त को अच्छा आता है तो वो हमें पढ़ा देता है, और हमें जो सब्जेक्ट अच्छा आता है हम उसको पढ़ा देते हैं, जिसके कारण कम समय में दोनों का अच्छे से उस कवर हो पाता है। ठीक है, एक हमारे सवाल ये है कि आप बीटेक कर चुके हैं, तो बीटेक से फिर अचानक इस ओर क्या कारण रहे ऐसे? सर इसमें बीटेक से सिविल सर्विसेज की तरफ या डिफेंस सर्विसेज की तरफ मूव करने का मेरा जो कारण रहा है वो मेरे भैया रहे हैं कहीं ना कहीं, वो मैं उन्हें रोल मॉडल पे तौर पे देखता हूँ। और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन मैंने जैसे मेरे भैया ने पहले ग्रेजुएशन में बीटेक किया, हाँ। तो पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप मैंने भी बीटेक किया। उसके बाद भैया को अभी CISF में वो पोस्टेड है, और वे भी असिस्टेंट कमांडर है? नो सर, वो SI की पोस्टेड पे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सेवाएं वहाँ दे रहे हैं, तो उनसे इंस्पायर होकर मैं सर इसमें प्रिपरेशन में ठीक। अजय जी सबसे पहले अपने नाम का अर्थ बताएं। सर अजय का जो शाब्दिक अगर हम जाने तो वो होता है कि जिस पे विजय पाना मुश्किल हो या जिसे हराया ना जा सके। ठीक है, तो जैसे सर ने पूछा कि आप फिल्में देखना पसंद करते हो, तो भारतीय फिल्में या फिल्में भारतीय सुरक्षा पर या वैश्वीकरण पर बात करें कैसा प्रभाव डालें, नकारात्मक या सकारात्मक रूप से? क्या इसमें सेना या CAPF में इनका योगदान है फिल्मों का? सर फिल्मों में भारतीय सेना को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे एंगल के तहत दिखाया जाता है, ताकि लोगों के अंदर कुछ चीज़ सेना को लेके एक अच्छी मनोभावना बने, और कहीं ना कहीं इन मूवीज़ के माध्यम से जनता अपनी सेना के ऊपर प्राउड फील कर सके। और जो रियल कई बार जो बायोग्राफिक फिल्म्स होती है सर, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आई थी ऑपरेशन मजनू, तो कहीं ना कहीं वो रियल घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी हो। तो ऐसी फिल्में भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा करती हैं। इसमें आप जैसे एक CAPF के तहत अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं तो कैसे आप सुरक्षा प्रदान करना चाहेंगे?
सर अगर ऐसी फिल्में अगर बनाई जाती हैं जो भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने, तो जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है उसके द्वारा ऐसी फिल्मों को स्वीकृति नहीं दी जाती है कहीं ना कहीं, या फिर ऐसे जो सीन मूवियों के जो होते हैं तो उन्हें हटाया जाता है, उसके बाद ही ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं। ठीक। तो दूसरा है कि भारतीय शिक्षा नीति क्या है, अगर हम बात पूछें आपसे, शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति आई है, ये आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर इससे पहले 1986 में ही हम भारतीय शिक्षा नीति पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी चल रहा है वर्तमान समय में। उसके बाद कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पे अभी नई शिक्षा नीति 2019 में लागू की गई है। उसके तहत ये जो 10+2 का जो एजुकेशन सिस्टम था उसे 5+3+3+4 के एजुकेशन सिस्टम में बदला गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि इसमें मल्टीपल ग्रेडिंग सिस्टम लगाई गई है, जिसके तहत अगर कोई विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट कुछ समय के लिए अपनी ग्रेजुएशन करके काफ़ी समय का गैप लेके फिर दोबारा ग्रेजुएशन करता है, तो उन ग्रेडिंग के आधार पर वो अपनी कंटिन्यू कर सकता है, और उस ग्रेडिंग के आधार पर वो बाहर अपना किसी भी रोजगार के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, नई शिक्षा नीति से राजस्थान कहाँ तक अपनी लिटरेसी रेट को बढ़ा सकता है? क्योंकि राजस्थान की लिटरेसी रेट खासकर महिलाओं की देखोगे काफ़ी अच्छी नहीं है, तो आप कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति से कैसे पूरा करना चाहेंगे कि ये लक्ष्य को प्राप्त कर सके? सर जहाँ नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि महिलाओं और बालिकाओं के एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, वहीं राजस्थान सरकार नई शिक्षा नीति को अपनाते हुए कहीं ना कहीं अनेक अन्य योजनाएं भी चला रही हैं जिनमें बालिका शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें कि राजश्री योजना है, जिसमें किसी बालिका का 10th-12th पास करने पर एक अमाउंट उनके पेरेंट्स को दिया जाता है ताकि वो अपनी शिक्षा के लिए इसे खर्च कर सकें। क्या बीमारू राज्य होने के पीछे कारण ये भी माना जा सकता है कि जहाँ की शिक्षा में महिलाओं का योगदान कम हो या उनकी शिक्षा में अहम भूमिका ना रखी गई हो, तो क्या उन्हें बीमारू राज्य में रख सकते हैं? सर अगर शिक्षा को एज ए पैमाना लिया जाए तो उसे बीमारू राज्य में रखा जा सकता है, क्योंकि अगर शिक्षा का स्तर महिलाओं में या बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं महिलाएं हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगी और इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगी। कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो वैश्विक लेवल पे कि जहाँ जहाँ महिलाओं ने शिक्षा अच्छी ग्रहण की है, वहाँ महिलाओं ने अच्छा काम किया है? ऐसा कहीं उदाहरण दिखा है आपको कभी, आपको पढ़ते वक्त अपने? सर रिसेंट जो मैं रिकॉल याद कर पा रहा हूँ, न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक महिला प्राइम मिनिस्टर हैं, और अपनी एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने पूरे देश में इस प्रकार का माहौल बनाया है जो कि इस प्रकार से अपने योजनाएं तैयार की हैं जो कहीं ना कहीं पूरे देश को होलिस्टिक रूप में एज ए राष्ट्रीय मंच पे अपना स्टैंड रखने के लिए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और उनका कैबिनेट पूरा महिलाओं का है। जी प्रधानमंत्री का नाम क्या है न्यूजीलैंड? सर मैं कोई रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो एक महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने कोरोना काल में भी काफ़ी अच्छा वो काम किया। जैसे लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अभी भारत में सभी को अधिकार है कि मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया से अपनी बात कह सके, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आप देखो कि मल्टीमीडिया से क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। तो इस क्राइम में आप कैसे, अगर मान लीजिए आप एज ए पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट हैं, तो आप इसे कैसे कंट्रोल करना चाहेंगे? सर सोशल मीडिया का यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीक़ों से किया जा रहा है, जिसमें अगर गलत हाथों में सोशल मीडिया का प्रयोग गलत तरीके से किया जाए तो क्राइम रेट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी जाती है। एज ए असिस्टेंट कमांडेंट अगर सेना से रिलेटेड या फिर देश की सीमाओं पे संबंधित कोई भी ऐसा कुछ अगर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्टिंग N4C नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो दिल्ली में है उसमें भेजी जा सकती है, और वहाँ पे सर इसको रोका जा सकता है। कोऑर्डिनेशन सेंटर। जैसा आपने कहा कि आप सिविल इंजीनियर, आपने बीटेक किया वो सिविल इंजीनियर, तो एक सिविल इंजीनियर की सीएपीएफ की कई सारी और यूनिट, मतलब कई शाखाएं होती हैं जिसमें आपका रिक्रूटमेंट होता है, तो इसमें आप जाएंगे तो यहाँ इनका और क्या क्या योगदान होता है? एक तो आप सिक्योरिटी पर्पज से गए, आपने चाहे रिफाइनरी चाहे बिल्डिंग्स जो भी हैं यूनिट्स हैं उनको सिक्योरिटी दी, अभी या अन्य यूनिट्स में गए तो आपने सिक्योरिटी दी। अभी आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप कैसे उसमें अपना योगदान दे? उसका कोई मॉडल है आपका सिविल इंजीनियर का कि हम सुरक्षा के लिए ये मॉडल है हमारे, अगर हम बात करें? सर एज ए सिविल इंजीनियर सिक्योरिटी सर्विसेज के अलावा
पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलग कार्य होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, कई बार कंस्ट्रक्शन जो बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। साथ ही साथ अगर मैं एज ए सिविल इंजीनियर वहाँ पे पोस्टेड रहता हूँ तो कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन की जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है उसका एडवांटेज मुझे रहेगा और उसकी तरह मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, आप सिविल इंजीनियर हैं तो एआई के बारे में आपने सुना ही होगा या पढ़ा होगा। तो एआई की अभी क्या चर्चा है, क्या मतलब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? वर्तमान समय में सर जो एआई है अर्थात जो मशीनें हैं वो कहीं ना कहीं मानव बुद्धि की तरह सोचने, मानव मस्तिष्क की तरह सोचने में का अगर कार्य कर रही तो उन्हें एआई की कैटेगरी में रख सकते हैं। और इनका सर अलग अलग पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, जैसे अभी एआई आप रोबोट के माध्यम से कहीं सिक्योरिटी, तो अभी हम रिक्रूटमेंट क्यों करें? हम एआई के माध्यम से नए नए रोबोट बना के बॉर्डर पे खड़े कर सकते हैं, तो हमें रिक्रूटमेंट की क्यों आवश्यकता है? जैसे हम आपको ही सेलेक्ट क्यों करें? अगर बात करें सर, हम कई रोबोट बना के बॉर्डर पे या कई यूनिट्स की सुरक्षा दे सकते हैं। सर जहाँ तक इस मुद्दे पे मेरा मानना है तो मशीनों की सर कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस होती है, जहाँ पे मशीनें इस प्रकार की लिमिटेशन फॉलो करती है, वहीं मानव अगर वहाँ पे पोस्टेड है तो मानव मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं होती। वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए एक तो एज ए ओपन माइंडेड सोच सकता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम इथिकली देखते हैं, कहीं ना कहीं करुणा, दया, प्रेम, ये चीज़ें सर हम एज ए मानव अभी हम इस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं कि एआई उस लेवल पे सोच सके सर। तो मुझे लगता है इन फ्यूचर अगर ऐसा किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में अभी मानव की जरूरत बिल्कुल नहीं। अच्छा, भारतीय डायस्पोरा के बारे में सुना है कभी? जी सर। क्या होता है? सर भारत के निवासी जो बाहर अन्य देशों में रह रहे हैं वो अनेक कारणों से रह सकते हैं। हो सकता है रोजगार के लिए वो बाहर रह रहे हों, तो या किसी अन्य प्रकार की वो किसी सर्विसेज वहाँ पे प्रदान कर रहे हो। अलग अलग कंट्रीज़ में अगर वो रह रहे हैं तो वो भारतीय डायस्पोरा के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है हमारा कि अभी चीन और रूस के संबंध काफ़ी अच्छे हुए हैं, तो इसे भारत किस तरीके से मतलब तटस्थ या रहते हुए करेगा अपने समय, इसको किस तरीके से नज़रिए से देखेगा, इसको कैसे कंट्रोल करेगा अगर बात करें? सर भारत और रूस के संबंध नहीं, भारत और चीन और रूस के संबंध अच्छे हैं, बढ़ रहे हैं लगातार अच्छे। भारत इसे कैसे संभालेगा, मतलब किस तरीके से इसको कंट्रोल करेगा? कूटनीति अपनानी चाहिए? कूटनीति अपनाएगी सर। जहाँ तक की बात है भारत और अगर रूस और चाइना के संबंध बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लिए वो एज ए संवेदनशील मुद्दा हो सकता है। उसके लिए भारत को रणनीति अपनानी रहेगी कि वो रशिया के साथ अपने टाइज हैं उनको मजबूत करे, और ऐसा किसी भी प्रकार की कोई अगर एक्टिविटी चाइना के द्वारा होती है जो भारतीय सॉवरेनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो, तो भारत इस प्रकार की रणनीति अपनाए, विदेश नीति अपनाए, ताकि रशिया अलग अलग मंचों पर जो वैश्विक मंच है वहाँ पे भारत के साथ खड़ा रहे। जैसे अभी क्षेत्रवाद, अलगाववाद के बारे में आपने बताया, भूमिपुत्र की संकल्पना सुनी है कभी? भूमिपुत्र, सॉरी सर। अभी आपने बताया सोशल मीडिया जो फिलहाल में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सोशल मीडिया से इंटरनल सिक्योरिटी को किस प्रकार के खतरे हैं? सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बताना चाहूँगा इसे, जैसे सर मणिपुर में कुछ समय पहले वायलेंस, इंटरनल वायलेंस हुआ, चालू है अभी भी। जी, कहीं ना कहीं उसमें सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाह फैलाई गई कि मैथीज पीपल के द्वारा वहाँ की एक ट्राइबल वुमन के ऊपर हमला किया गया, जो कि एक झूठी न्यूज़ थी सर। उसके कारण सर आज वर्तमान समय में मणिपुर के अंदर वायलेंस की स्थिति बन गई है। तो कहीं ना कहीं एज ए सोशल मीडिया का अब गलत न्यूज़, गलत फेक न्यूज़ के प्रसार करके भी इंटरनल सिक्योरिटी को लिए खतरा उत्पन्न किया जा सकता है। और कोई तरीका जिससे आपको लगता हो कि सोशल मीडिया में इससे भी खतरा हो सकता है? फेक न्यूज़ तो एक रहा, और सर सोशल मीडिया के माध्यम से हम जैसे देखते हैं, एक अभी वर्तमान समय में DRDO के एक साइंटिस्ट हैं, उन पे हनी ट्रैपिंग के प्रयास किए गए हैं, जो पाकिस्तानी साइबर हैकर्स के द्वारा ये किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए उन्होंने हनी ट्रैपिंग के माध्यम से भारत की जो अग्नि मिसाइल है तो उनकी संवेदनशील जानकारियाँ लेने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी खतरा उत्पन्न किया जा सकता है। साइबर हमले भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है।
भारत में ऐसा कहते हैं लोग कि सांप्रदायिकता बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि सच में भारत में सांप्रदायिकता बढ़ रही है? सर डायरेक्टली ऐसा कहने से मुझे नहीं लगता कि सर वर्तमान समय में जो सांप्रदायिकता है वो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सांप्रदायिकता के मामले में मान लीजिए कि आप एक जगह पर पोस्टेड है असिस्टेंट कमांडर के तौर पर, और उस क्षेत्र में दंगों की स्थिति निर्मित हुई है, और आपको आपके सीनियर के द्वारा, वरिष्ठ के द्वारा फोन करके बता दिया गया है कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, दंगे अगर भड़क रहे हैं तो भड़कने देंगे, और आपके सामने आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हथियारों के साथ आ चुके हैं, और यदि इन्हें नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हो सकती है भारतीय नागरिकों। आप क्या कदम उठाएंगे? सर यहाँ जहाँ इस जो ये सिचुएशन है उसमें मेरी इथिकल वैल्यूज़ सामने मैं रखना चाहूँगा, जिसमें अगर ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कई नागरिकों की जान जाने का प्रश्न उठता है अगर, तो मैं कहीं ना कहीं अपने कमांडर के आदेश की अवहेलना वहाँ पे करके अपने जो मेरे जो सबऑर्डिनेट्स रहेंगे उसके तहत मैं उन्हें रोकने का प्रयास करूँगा। बाद में उसके लिए मेरे ऊपर अगर कोई चार्जेस वगैरह या कोई भी जांच बैठाई जाती है तो उसमें मैं उपस्थित होने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप सीनियर के आदेशों का उल्लंघन कर देंगे, मतलब आप पूरे पैरामिलिट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कड़ी, जिसको हम कह सकते हैं कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ता है, उसको नहीं तोड़ देंगे? सर आज जैसा आपने सिचुएशन दिया उसमें एक भारत के बड़े बहुत ज़्यादा नागरिकों की जान का सवाल था। सीमावर्ती क्षेत्र में आपको पोस्टिंग मिली है और किसी स्थान में आपको पता चला है कि आतंकवादी छिपे हैं। जब आप नज़दीक पहुंचते हैं तो उस घर के आसपास बच्चे खेल रहे हैं और खबर पक्की है कि अंदर आतंकवादी हैं। ऐसी परिस्थिति में आप किस तरीके की कार्रवाई को प्रेफर करेंगे? सर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले मैं वहाँ पे अगर उन बच्चों को वहाँ से हटाया जा सकता है तो उसके लिए चाहे मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को का ऑर्डर करके या उन पे किसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए ताकि वो बच्चे वहाँ से हटाए जा सकें। कैसे हटाएंगे? अगर आप वहाँ पहुँचते हैं तो तब तक आतंकवादियों को पता चल जाएगा। सर एज ए यूनिफॉर्म सर्विस में ना जाके एक सिविल यूनिफॉर्म में जाके भी जिस प्रकार से उन्हें संदिग्ध लोगों को हमारा पता ना चले, इस प्रकार से नॉर्मल या फिर वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं कहीं ना कहीं उनकी सहायता भी जो ली जा सकती है, जो लोकल इंटेलिजेंस हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं उनका यूज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि वो वहीं के लोकल पीपल रहेंगे और उन पर उन्हें आतंकवादियों को शक भी नहीं होगा। मान लीजिए कि आदेश आ गया, आपने सूचित किया अपने सीनियर को कि वहाँ छोटे बच्चे भी हैं, हम कार्रवाई को थोड़ा रोक देते हैं, लेकिन वरिष्ठ का है कि आप इसी समय उस घर पर हमला कर दीजिए या उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समाप्त कर दीजिए। आपको दो ही निर्णय लेने हैं, यस और नो। आप क्या लें? सर इसके अंदर भी मैं कोशिश करूंगा कि सर अगर बच्चों को हटाया जा सके तो आपके पास कोई विकल्प नहीं, या तो आप बारूद और गोले से उस संरचना को ध्वस्त करेंगे या फिर आप उस निर्णय के खिलाफ जाएंगे। सर मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा। कोई नहीं। सर अगर ऐसा होता है तो आतंकवादी छिपे हुए हैं तो मैं सर वहाँ पे अपने सीनियर का जो आदेश है उसका पालना करना जरूरी समझूंगा। मतलब आप संरचना को ध्वस्त कर देंगे। ठीक है अजय, धन्यवाद, आप जा सकते हैं।